हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान चक्षु नामक चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर हम लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा का प्रारंभ कर चुके हैं और आज इस कक्षा का भाग 6 है, अर्थात आज कक्षा नंबर 6 है। तो हम इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण कर नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम् अयुण रील ऋक एयोंग अयौच हयवरट लण यम गणनम झमय गणदश जब गणदश कफ छ ठ थ चटतव कपय शश सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञा अर्थानि येषाम् अन्त्यः इतः हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। तो हमने सबसे पहले संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ किया था। इस प्रकरण में हमने हलंत्यम एक सूत्र पढ़ा था। जो हलंत्यम सूत्र है वो करता है इत संज्ञा। अदर्शनम लोपः करता है लोप संज्ञा। तस्य लोपः ये लोप का विधान करता है। आदिरंतेन सहिता ये सूत्र प्रत्याहारों का निर्माण करता है। और उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये सूत्र जो है वो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है। किसकी करता है? अचों की। उसके बाद उच्चेर उदात्तः ये उदात्त संज्ञा करता है। नीचेर अनुदात्तः ये अनुदात्त संज्ञा करता है। और समाहार स्वरितः ये जो है ये स्वरित संज्ञा करता है। अब आज जो हमने पहला सूत्र पढ़ना है वो पहला सूत्र है मुखनासिका वचनो अनुनासिकः। मुखनासिका वचनो अनुनासिकः। अब ये शंका कहाँ से आई, क्या शंका आई, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हमने अच के भेद पढ़ने लगे थे। हम हर अच के कितने भेद होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आया था ह्रस्वः, फिर आया दीर्घः, फिर आया प्लुतः। अच के सबसे पहले हमने 3 भेद पढ़े। वो सूत्र था उकालो ह्रस्व दीर्घः प्लुतः। उसके बाद उच्चेर उदात्तः ने बताया उदात्त भी होता है ह्रस्व। नीचेर अनुदात्तः ने बताया अनुदात्त भी होता है एक अच। और स्वरित भी होता है अच, ये बताया समाहार स्वरितः। तो इस प्रकार अच के 9 भेद हो गए। मतलब जैसे अ है तो अ के यहाँ पर 9 भेद हो गए। ह्रस्व उदात्त अकार, ह्रस्व अनुदात्त अकार, ह्रस्व स्वरित अकार, फिर दीर्घ उदात्त अकार, दीर्घ अनुदात्त अकार, दीर्घ स्वरित अकार, फिर प्लुत उदात्त अकार, प्लुत अनुदात्त अकार, प्लुत स्वरित अकार। इस प्रकार एक अच अर्थात जो हमारा अ है उस अ के भी भेद हो गए हैं 9। फिर हमने आगे क्या देखा? आगे हमने यहाँ पर देखा कि जो अच है प्रत्येक भेद उसके 2-2 प्रकार के हो गए। वो हो गए अनुनासिक और अनुनुनासिक के पक्ष में। तो इस प्रकार से एक अच के 18 भेद हो जाते हैं। वो भेद किस प्रकार लिखे जाएंगे? वो भेद लिखे जाएंगे अनुनासिकः ह्रस्व उदात्त अकारः, अनुनासिकः ह्रस्व अनुदात्त अकारः, अनुनासिकः ह्रस्व स्वरित अकारः, अनुनासिकः दीर्घ उदात्त अकारः, अनुनासिकः दीर्घ अनुदात्त अकारः, अनुनासिकः दीर्घ स्वरित अकारः, अनुनासिकः प्लुत उदात्त अकारः, अनुनासिकः प्लुत अनुदात्त अकारः, अनुनासिकः प्लुत स्वरित अकारः। फिर इसी प्रकार से अनुनुनासिकः ह्रस्व उदात्त अकारः, अनुनुनासिकः ह्रस्व अनुदात्त अकारः, अनुनुनासिकः ह्रस्व स्वरित अकारः, अनुनुनासिकः दीर्घ उदात्त अकारः, अनुनुनासिकः दीर्घ अनुदात्त अकारः, अनुनुनासिकः दीर्घ स्वरित अकारः, अनुनुनासिकः प्लुत उदात्त अकारः, अनुनुनासिकः प्लुत अनुदात्त अकारः और अनुनुनासिकः प्लुत स्वरित अकारः। यहाँ से हमने देख लिए कि इस एक अच के 18 भेद होते हैं। तो अब यहाँ पर शंका पैदा हुई थी कि अनुनासिक और अनुनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक और अनुनुनासिक क्या होता है, मतलब किसको अनुनासिक कहा जाएगा, किसको अनुनुनासिक कहा जाएगा। तो उस शंका का निवारण करने के लिए एक सूत्र आया। वो सूत्र था मुखनासिका वचनो अनुनासिकः। मुखनासिका वचनो अनुनासिकः ये क्या कहता है? मुख सहित नासिक्योच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। यहाँ पर इसकी वृत्ति है। अब इसी को ही हम पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ये है सूत्र का पहले प्रकार। 6 प्रकारों में ये जो सूत्र है वो है संज्ञा सूत्र। 6 प्रकार कौन से थे? संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अधिदेशो अधिकारश्च, षड्विध सूत्र लक्षणम। उनमें ये जो है ये है संज्ञा सूत्र। और इसके बारे में हम अच्छे प्रकार से अपने भाग 2 में पढ़ चुके हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 2 में अच्छे प्रकार से पढ़ चुके हैं। तो क्या कहता है
ये सूत्र प्रकार का संज्ञा प्रकार है। फिर इसका पदच्छेद क्या है? पदच्छेद है मुखनासिका वचनः, ये एक पद हो गया। अनुनासिकः, ये हो गया दूसरा पद। तो विभक्तियां क्या है? मुखनासिका वचनः में है प्रथमा विभक्ति एक वचन, अनुनासिकः में भी है प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब आते हैं समास। इसमें समास है मुख च, मुखः च, नासिका च, बन जाएगा मुख नासिकम। यहां पर आ गया द्वंद्व समास। उसके बाद आता है ईषद वचनम आवचनम। ईषद वचनम, ईषद वचनम मतलब कम वचनम, आवचनम। तो मुखनासिका, मुखनासिकम आवचनम यस्य सह मुखनासिका वचनम। तो क्या बन गया यहाँ पर? यहाँ पर द्वंद्व गर्व बहुव्रीहि समास है। मतलब पहले द्वंद्व समास आया मुख च नासिका च मुखनासिकम, फिर द्वंद्व समास के अंदर यहाँ पर बहुव्रीहि है। बहुव्रीहि के बारे में आपको बताया था कि जहां पर यस्य यस्मिन यस्मात् आता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर यस्य होने के कारण यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और जो दूसरे के बारे में बताता हो उसको आगे है। अर्थ क्या हुआ फिर इसका? मुखनासिका वचनम यस्य वर्णस्य सह अनुनासिक संज्ञकः भवति। मतलब ऐसा वर्ण जिसका मुंह के साथ और नाक के साथ उच्चारण किया जाता है, ऐसा कोई वर्ण जिसका हम मुंह और नाक दोनों के साथ उच्चारण कर रहे हैं उसको हम अनुनासिक के नाम से कहते हैं। जैसे अब एक तो है अ, ये हो गया अनुनुनासिक, मतलब ये अनुनासिक नहीं है, इसको निरनुनासिक या अनुनुनासिक कह सकते हैं। अनुनुनासिक कहा जाएगा अ को, और करके जो उच्चारण होगा वो हो जाएगा हमारा अनुनासिक। ये वाली बात होगी, मतलब दो होगी। क्या हो गया? अनुनासिक और अनुनुनासिक। मतलब जिसका मुंह और नाक दोनों से उच्चारण होगा वो होगा अनुनासिक, और जिसका मात्र मुख से उच्चारण होगा उसको कहा जाएगा अनुनुनासिक। इस प्रकार से ये वाली चीज हो गई है। तो अब हमने भेद पढ़े थे, किसके कितने भेद हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। कहता है तद इत्थम, तद इत्थम अर्थात इस प्रकार से अ, इ, उ, रि एषाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदाः। मतलब अ के 18 भेद हैं, ई के 18 भेद हैं, उ के 18 भेद हैं और री के भी 18 भेद हैं। अभी तक री के आप 18 भेद ही समझो, इस प्रकार से ये वाली बात है। ठीक है, बाकी आगे री के भी अन्य पक्ष में 30 हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? अ, ई, उ और री, इनके 18 भेद हैं। री वर्णस्य 12, जो री वर्ण है, मतलब अ, ई, उ, री, ऋक, वो वाला री जो वर्ण है उसके 12 भेद हैं। अब 12 भेद किस लिए हैं? कहता है वहां पर दीर्घाभावात, वहां पर किसका अभाव है? दीर्घ का अभाव है। अब दीर्घाभावात का मतलब क्या है वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें यहाँ पर दीर्घ जैसे वर्ण हो गया है, हमारा भेद हो गया है दीर्घ। अब यहाँ पर जो दीर्घ जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो पंक्ति है, दीर्घ वाली जो भी पंक्ति है वो अपने आप यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि री का संस्कृत वांग्मय में कहीं पर भी दीर्घ वाला पक्ष नहीं होता है, वहां पर ह्रस्व और पुलुत ही होता है। इसलिए यहाँ पर दीर्घ वाली पंक्ति अपने आप चली गई और इसका दीर्घ का उदात्त भी गया, अनुदात्त भी गया, स्वरित भी गया। यहाँ पर भी अनुनुनासिक के पक्ष में भी दीर्घ का उदात्त भी गया, अनुदात्त भी गया, स्वरित भी गया। तो इससे क्या समझे आप कि दीर्घ जो है वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से विहीन है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 भेद, 6 भेद ह्रस्व के पक्ष में हो गए, 6 भेद इसके पुलुत के पक्ष में हो गए, और इसी प्रकार से क्या हो गया? यहाँ पर इसके 18 के 18 भेदों की जगह पर 12 भेद हो गए। फिर कहता है एचाम अपि 12। अब एच एक प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ, औ 4 वर्ण आते हैं, उनमें भी 12 भेद होते हैं। अब वो 12 भेद कौन से हैं? तेषाम ह्रस्वा भावा, जैसे हमने री का दीर्घ का भाव देखा था वैसे ही एचाम में हमने ह्रस्व का अभाव देख लेना है। मतलब ए, ओ, ऐ, औ में ह्रस्व नहीं होता है। ये वाली बात आ गई है। अब चलते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। क्या सूत्र है? तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। अब तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम क्या कहता है? कहता है तालुवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मित्थ स्वर्ण संज्ञा स्यात्। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? तालुवादि स्थानम। तालुवादि स्थानम मतलब तालुवादि जो उच्चारण स्थान है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहे होंगे, परंतु हम इनको आगे ढंग से पढ़ेंगे किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। क्या कहता है? तालुवादि स्थानम मतलब तालुवादि उच्चारण स्थान जिन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्नश्च और जिन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न
इति एतद्वयम्, यह दोनों, समान यस्य येन तुल्यम, जिसके जिससे तुल्य मतलब परस्पर, तन्मिथ्यः स्वर्ण संज्ञम स्यात्, मतलब एक दूसरे के बराबर होते हैं, उनकी आपस में स्वर्ण संज्ञा होती है। तो क्या बात समझे अभी तक? कहता है कि तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय जिन दो वर्णों के आपस में एक दूसरे के समान होते हैं, उनकी आपस में स्वर्ण संज्ञा होती है। अब किसी वर्ण का जैसे सपोज कर लो क है, क का उच्चारण स्थान जस्ट सपोज करो है कंठ। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मतलब गले से क का उच्चारण किया जाता है। अब वहां पर ही क वर्ग का जो दूसरा अक्षर है ख, उसका भी उच्चारण स्थान है कंठ। तो दोनों का उच्चारण स्थान परस्पर तुल्य हो गया, तो उसकी क्या हो जाएगी? स्वर्ण संज्ञा। इसी प्रकार से जिन दो वर्णों के आभ्यंतर प्रत्यय भी समान होते हैं, उनकी भी आपस में स्वर्ण संज्ञा होती है। ये वाला सूत्र ये बोलता है। अब स्वर्ण संज्ञा का फल क्या है, स्वर्ण संज्ञा क्यों की जाती है, इस बात को देखते हैं। अब जैसे सपोज कर लो कि मैं और मेरा कोई भाई, या फिर आप और आपका कोई भाई, आप दोनों की आपस में स्वर्ण संज्ञा हुई है। भाई कौन सा? जो रियल ब्रदर है, मतलब जो एक ही माता से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति ऐसे जो एक ही माता से उत्पन्न हुए हैं। अब जो जिसको आप अपना भाई बोलोगे, वो आपको भी आपका भाई बोलेगा, तो आप दोनों की आपस में स्वर्ण संज्ञा हुई। जिसको आप अपनी माँ बोलोगे, वह स्वर्ण संज्ञक जो दूसरा पिंड मतलब आपका भाई है, उसको वो भी माँ बोलेगा। जिसको आप चाचा बोलोगे, उसको वो भी चाचा बोलेगा। जिसको आप ताया बोलोगे, वो भी ताया बोलेगा। जिसको आप बहन बोलोगे, वो भाई भी आपको उसी को बहन बोलेगा। इस प्रकार से ये स्वर्ण संज्ञा का फल है। जो एक का है वह दूसरे का अपने आप हो जाता है, इसी के लिए स्वर्ण संज्ञा की जाती है। ये है स्वर्ण संज्ञा का फल। अगला सूत्र जो है आपका वो है रील री वण्योर मित्थ सावण्यम वाच्यम। यहां पर एक चीज सोचने वाली है, ये है वार्तिक। ये है वार्तिक, आगे वा लिखा हुआ है, ये है वार्तिक। वार्तिक क्या होता है, उसके लिए एक श्लोक है, कहता है उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तत्शास्त्रम वार्तिकम माहु। मतलब जो कहा गया है, कहां पर कहा गया है? सूत्रों में। उक्ता अनुक्त जो नहीं कहा गया है सूत्रों में, दुरुक्ता नाम या जो कठिनता पूर्वक कहा गया हो सूत्रों में, मतलब जो कहा गया है, जो नहीं कहा गया और जो कठिनता से कहा गया है, उसमें कहता है उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते। जहां पर चिंता उत्पन्न होती है, उस चिंता को दूर करने के लिए जो शास्त्र उत्पन्न होता है, उसको कहा जाएगा वार्तिक। अब यहां पर भी एक वार्तिक है, और ये वार्तिक क्या कहता है? रील री वण्योर मित्थ सावण्यम वाच्यम, मतलब री और री इन दोनों वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है। अब री जो है उसका उच्चारण स्थान है मूर्धल, री का उच्चारण स्थान है दंताः, परंतु दोनों में तुल्यास्य प्रथम स्वर्णम से स्वर्ण संज्ञा नहीं हो पा रही है, परंतु शास्त्रों में इसकी स्वर्ण संज्ञा की आवश्यकता है। इसी के लिए यहाँ पर रील री वण्योर मित्थ सावण्यम वाच्यम ने क्या कर दिया? आपस में परस्पर स्वर्ण संज्ञा का आदेश दे दिया, और यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा हो गई। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। आज इस कक्षा को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।